हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल पांडे है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लास में फिजिक्स की तीसरे लेक्चर है। तो फिजिक्स में हम जान रहे थे आवेश के बारे में, और अभी तक की जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने जाना था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो उसी के अगले सेशन में देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आवेश के हमने दो प्रकार जाने थे। कौन कौन से प्रकार? एक पहला प्रकार जाना था धनावेश और दूसरा प्रकार जाना था ऋणावेश। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में 3 प्रयोग किए थे और उस प्रयोग में हमने आपको बताया था कि जब हम कांच की छड़ को किसमें रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं, तो कांच में प्लस आवेश आ जा रहा था, धनावेश आ जा रहा था। और जब हम इसी तरह एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर या खाल में रगड़ते हैं तो उसमें क्या आ जा रहा था भाई, एबोनाइट में ऋणावेश आ जा रहा था। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम ये जानेंगे कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तो जितने धनावेश कांच की छड़ में आते हैं उतने ही ऋणावेश रेशम के कपड़े में आते हैं। ठीक है, अगर कांच का छड़ धनावेशित होगा तो हम जिससे भी रगड़ेंगे कांच की छड़ को, रेशम से रगड़े तो रेशम का छड़ क्या होगा, हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एबोनाइट की छड़ लें तो एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली के फर या खाल में रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्ली का फर क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, इसी के बारे में हमको जानना है। तो इसको जानने के लिए आप सब लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं, और वो है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है ना, या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिएगा कि आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए, कोई भी पदार्थ जो होता है वो अणुओं से बना होता है और अणु परमाणुओं से बने होते हैं। और परमाणु जो होता है वो मुख्यतः 3 पार्टिकल से बना होता है। और परमाणु में जो केंद्रीय भाग होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, और ये जो नाभिक होते हैं, नाभिक में 2 मुख्य अणु होते हैं आपके, और वो अणु एक होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो और इसी तरह इसके किनारे कक्षा में, मतलब इसकी बाहरली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो पदार्थ में अणु, अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के मुख्य 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया हमारा प्रोटॉन और तीसरा हो गया हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। आप लोग जानते होंगे। आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो केवल बाहरी नहीं, इसी तरह बहुत
सारे अंदर वाले कक्षाओं में भी ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसी तरह बाहर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ये अपने कक्षक में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो होता है माइनस चार्ज, यानी कि ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन में इसी तरह होता है धनावेश, है ना। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसमें आप लिख सकते हैं कोई आवेश नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी भी परमाणु में जो परमाणु होता है हमारा, उसमें 3 पदार्थ होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश, प्रोटॉन में धनावेश और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पास इसी वजह से अब देखिए, नाभिक ये है हमारा नाभिक, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन में प्लस चार्ज भी है देखिए, और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, यानी परमाणु दोनों चार्ज हो गए, धनावेश भी हो गया और ऋणावेश भी हो गया। और इसके साथ एक बात आप लोग और जान लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। पता है ना आप लोगों को, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और इस वजह से होता ये है कि जितने ऋणावेश होते हैं उतने ही धनावेश होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी धनावेश ऋणावेश के बराबर, धन और ऋण बराबर, यानी कि धन और ऋण एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यानी पदार्थ क्या हो गया हमारा, पदार्थ विद्युत रूपेण उदासीन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर कोई पदार्थ है वह पहली अवस्था में उसमें ना तो ऋणावेश होगा ना तो धनावेश होगा, है ना। इसी वजह से हम पेन जो लेते हैं उसमें शुरू में तो कोई चार्ज नहीं रहता है, जैसे ही रब किए तो इसमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, कौन कौन से, ऋणावेश और धनावेश, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये नाभिक है, नाभिक के जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, लास्ट वाली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है पहली कक्षा में वो नाभिक से नाभिकी बल द्वारा जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, नाभिकी बल द्वारा जुड़ा होता है। और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो अंदर वाली कक्षा में होता है, उसको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि अंदर वाली कक्षा में नाभिक के करीब होता है, ठीक है। इसी तरह वो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होता है, तो भाई जब बाहरी कक्षा में होगा तो नाभिक से दूर होगा, और नाभिक से दूर होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मतलब इसमें नाभिकीय बल कम हो जाता है और इसको हम बोलते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कोई वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान याद रखना है, इसका द्रव्यमान होता है 9
पावर -31 kg। ध्यान रखना है आपको। इसी तरह जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका कितना 1.6725 इंटू 10 की पावर 27 kg। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा, वो कितना होता है 1.6748 इंटू 10 की पावर -27 kg। मतलब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होता है और इसी तरह न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। और आवेशित होना या ना होना इसके लिए कौन जिम्मेवार है, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है। ठीक है ना। अब हमने पिछली उसमें देखा था, पिछली क्लास में देखा था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। हमने देखा था कि भाई अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे थे तो कांच की छड़ में आपका धनावेश आ रहा था और इसी तरह रेशम के कपड़े में आपका भाई ऋणावेश आ रहा था। तो ये इसी की वजह से आया भाई। जब हम क्या करते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो जैसे हमने कांच को रगड़ा रेशम से, तो कांच में जितने क्या है, जितने धनावेश उत्पन्न हुए हैं उतने ही रेशम के कपड़े में क्या उत्पन्न होंगे, उतने ही रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये पदार्थ है हमारा, ध्यान दीजिए, अगर हम इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल के किसी दूसरे में डाल दिया, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल के दूसरे में डाल दिया तो ये यहाँ पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब समझिए यहाँ भाई आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं उतने ही प्रोटॉन इसमें होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है कि नहीं है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ पास आ गए, यानी इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, है ना। यानी कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकल के दूसरे में चले जाते हैं, तो जिसमें जाते हैं उसमें वह ऋणावेशित कर देते हैं। ठीक है। कैसे समझिएगा थोड़ा सा। अगर आप ये समझें कि मान लीजिए आपने 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों के पास समान बल है। मान लीजिए 10 न्यूटन का बल इसके पास भी है, 10 न्यूटन का बल इसके पास भी है, समझिएगा थोड़ा सा। और 10 न्यूटन का बल इसके पास, ये है हमारा राम और ये है हमारा श्याम, और ये दोनों के पास बल बराबर कितना है, 10 न्यूटन का बल है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये व्यक्ति जो है भाई जब लड़ेंगे दोनों व्यक्ति तो भाई दोनों की शक्तियां बराबर हैं, तो भाई जब दोनों फोर्स लगाएंगे तो ना तो ये इसको आगे कर पाएगा ना तो ये इसको पीछे कर पाएगा। अब यदि क्या हो कि ये भाई ये मान लेते हैं राम वाला ये है ऋणावेशित और ये है हमारा धनावेशित। मान लीजिए ये ऋण आवेश वाला 2 इलेक्ट्रॉन या 2 न्यूटन का बल कम कर देता है। ठीक है। 2 न्यूटन खर्चा कर दिया ये। ठीक है। और जब 2 न्यूटन खर्चा कर देगा तो इसमें से क्या हो जाएगा भाई, ये इसमें माइनस हो जाएगा, 10 में माइनस हो जाएगा 2, तो बचेगा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, 10 में 2 चले गए, 8 में बचे। अब ये 2 न्यूटन क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। और जब 2 न्यूटन ज्यादा हो गया तो इसमें भाई कितना ज्यादा हो जाएगा, ये
और ये है हमारा प्रोटॉन। राम है इलेक्ट्रॉन, श्याम है प्रोटॉन। और दोनों के पास भाई जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर राम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो राम की शक्ति हो गई अब 8 इलेक्ट्रॉन बचे। और इसमें भाई तो 10 ही रहेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा हो गए, यानी इसमें कितना कौन सा आवेश आ गया, इसमें आवेश आ गया आपका धनावेश। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि यदि हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वह क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या करें, अगर यदि हम किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, डाल दें, तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाए। समझ में आया नहीं आया कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हम निकाल दे रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, धनावेशित, और जिसमें डाल रहे हैं वह क्या हो जाएगा, हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। हमने अपनी पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो तब हमने बताया था, क्या बताया था कि भाई कांच की छड़ धनावेशित, रेशम की छड़ ऋणावेशित। कैसे बता दिया भाई, समझ जाइए कि भाई हम क्या किए, कांच की छड़ को किसमें रगड़े, रेशम के कपड़े में रगड़े, तो कांच की छड़ धनावेशित हुई, यानी कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, और गए किसमें, रेशम के कपड़े में गए। ठीक है, इसीलिए कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। इसी तरह जब हम एबोनाइट की छड़ को किसमें रगड़ते हैं, बिल्ली के फर में रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई। तो ऋणावेशित क्यों हुई, क्योंकि एबोनाइट की छड़ में 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल कर किससे, बिल्ली के फर से आ गए, उतने इसमें ऋणावेशित हो गया। सेम इसी तरह जितने उसमें बिल्ली के फर में इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना, इसलिए उसमें क्या आ गया, धनावेश आ गया। मतलब सीधी सी है, जितने धनावेश किसी पदार्थ में उत्पन्न होते हैं उतने ही ऋणावेश उत्पन्न होते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, रगड़ने की क्रिया में पदार्थ में जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतने ही ऋणावेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के क्रम में एक बात और ध्यान लीजिए, ये बताइए कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, भाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश हो जाएगा, पता है ना आपको, ऋणावेशित धनावेशित हो जाएगा। निकाल दो तो वह पदार्थ जो होगा, वह पदार्थ क्या हो जाएगा, वह पदार्थ धनावेशित हो जाएगा, जिससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है,
ये पदार्थ से हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा धनावेशित। देखिए अब मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कितना द्रव्यमान होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या द्रव्यमान भी निकलेगा, द्रव्यमान भी निकलेगा। तो ध्यान रखना है, तो यदि किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह धनावेशित हो जाती है तथा उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। सेम इसी तरह आप समझिए थोड़ा सा, अगर हम यही चीज उल्टा करें, यानी कि किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल दें तो वह क्या हो जाएगा, वह ऋणावेशित हो जाएगा। अब देखिए यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल दे तो वही ऋणावेशित हो गया। फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, वही इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान भी होता है, मास भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? तो समझिए थोड़ा सा, अगर आप किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है और धनावेशित हो जाने की वजह से इसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन में डालेंगे तो वह ऋणावेशित हो जाएगी, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, यानी अधिकता हो जाएगा द्रव्यमान में, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के निकलने, इलेक्ट्रॉन के निकलने से कोई वस्तु धनावेशित होती है और इलेक्ट्रॉन के किसी पदार्थ में जाने से वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। अब दैनिक जीवन में हम कहाँ देखते हैं, ये जो हमने बताया कि ऋणावेश और धनावेश या किसी वस्तु का आवेशित होना, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या रोल है, समझिए थोड़ा सा। दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि ठंडी के समय क्या होता है, आप स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर उतारते समय आप चिट चिट की आवाज सुनाई देती है, या फिर स्वेटर जब उतारते हैं तो आपके शरीर के जो रोए हैं वो क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है भाई, सीधी सी बात है, आपका शरीर किसके संपर्क में आता है, ऊनी कपड़े के संपर्क में आता है और रगड़ खाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो स्वाभाविक सी बात है, वह वस्तु क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, और वस्तु चार्ज हो जाने की वजह से उसमें आवेश आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और इस कक्षा में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो कल की क्लास में हम लोग कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे और आवेश के गुणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए भी। धन्यवाद।
गुड डे।